हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग कुछ और एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इस पे 2 वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमारी ये तीसरी क्लास होगी। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एमए हिस्ट्री के लिए, तो ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, और अगर आपने वो दोनों वीडियो ना देखी हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। एंशियंट से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक के जितने भी क्वेश्चन है, ये प्लेलिस्ट अगर आप चेक करोगे एंशियंट टू मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस, तो आपको उस प्लेलिस्ट में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करो, और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस सीरीज में जुड़ जाओ, क्योंकि आगे हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आगे मेरे चैनल पे मैं क्या क्या वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं किस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आपको साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करके बताते रहना कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, हु मेनली प्रिपेयर्ड द प्लान ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एडी। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी योजना किस मुख्य रूप से तैयार की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं। तो कौन कौन उस योजना में थे जिन्होंने इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 को तैयार किया था, विद्रोह लड़ा गया था? उसके अंदर नाना साहिब पेशवा जी थे, या फिर अजीमुल्ला थे, या फिर रंगेजी बापू जी थे, या ये सारे के सारे ही लीडर्स इस विद्रोह के अंदर थे? आपको ये बताना है, ठीक है? क्योंकि आप सब जानते हैं 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि सब लोग जो है ब्रिटिशर्स की नीति से, कूटनीति से परेशान हो गए थे, उनकी हरकतों से परेशान हो चुके थे, जिस वजह से सब लोगों ने क्या करा था, ये 1857 का ये विद्रोह किया गया था। क्लियर हो गया? किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो अगर इसकी हम राइट आंसर की बात करेंगे तो नाना साहिब पेशवा से ये भी इस रिवोल्ट में शामिल थे, अजीमुल्ला भी शामिल थे, रंगेजी बापूजी भी शामिल थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा दूं तो ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपको ये टेबल सेंड कर रखी थी ऑलरेडी। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल का नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक रेवोल्यूशन सेंड बराकपुर से अगर आप देखोगे तो मंगल पांडे थी। ठीक है, मंगल पांडे आप लोग जानते हैं, सबसे पहले इनको क्या फांसी की सजा दी, इनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, टांग दिया था, फांसी पे लटका दिया था। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से बात करेंगे तो बेगम हजरत महल इस रिवॉल्ट में जुड़ी थी। कानपुर से नाना साहिब, बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से कुंवर सिंह, ग्वालियर से तात्या टोपे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ये सारे थे हमारे रिवोल्ट के लीडर्स, जितने भी विद्रोह हुए थे 1857 के, ये सारे लीडर्स थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, मैं इस पे एक वीडियो भी लेकर के आ रही हूँ। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी वो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मैं आपको पूरी इनकी बायोग्राफी, उनकी जर्नी, रिवोल्ट ऑफ 1857 उनका क्या रोल रहा है, ये सब कुछ मैं आपके लिए उस वीडियो में लेकर के आ रही हूँ। तो उसके लिए पहले से चैनल पे बने रहो। क्लियर हो गया? तो रानी लक्ष्मीबाई की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के उसमें। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, तो उसके लिए वो खूब लड़ी, वो हार नहीं मानी, खूब लड़ी और फिर वो क्या हुआ, फिर वो झांसी से भागकर कहाँ चली गई थी? तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पे चली गई थी। फिर उन्होंने ग्वालियर के फोर्ट पर कब्जा किया था। ठीक है, तो ये सब आप उस वीडियो में कहानी देखेंगे। तो आपको बस ये याद रखना है स्टूडेंट कि ये सारे लीडर्स हैं जो कि आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 में शामिल थे और सबका अपना अपना रोल रहा है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। अदरवाइज अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी, अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स रखते हैं या पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, क्लास 8 की एनसीईआरटी को उठाना है। ठीक है, क्लास 8 की एनसीईआरटी को उठाना है
और उसके आप लोगों को पार्ट 1, आपको पता है ये 2 हिस्सों में हमें बुक पढ़ने को मिलती है, उसकी पार्ट 1 में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। आपको उसमें ये रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश। तो हितोपदेश के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है विष्णु शर्मा, कौटिल्य, वीडी सावरकर या फिर दादा भाई नौरोजी। जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से आप सभी जानते हैं बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो बुक्स एंड ऑथर भी आपको आने चाहिए। तो हितोपदेश की मैं अगर बात करूं तो इसके लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? अगर इनसे रिलेटेड अगर आप बात देखोगे तो हितोपदेश की उत्पत्ति लगभग कब से हुई थी? आज से 1000 साल पहले हुई थी। ठीक है, हितोपदेश लघु कथाओं का एक उल्लेखनीय संकलन है। याद रखना, हितोपदेश क्या है? एक स्टोरी है ये। ठीक है, इसको कंपोज कौन करा था? नारायण पंडित ने किया था। इसको अगर बात करोगे, नारायण पंडित द्वारा ये रचित हितोपदेश की उत्पत्ति लगभग आज से 1000 साल पहले हुई थी। क्लियर हो गया? आपको याद रखना है, भारतीय साहित्य में हितोपदेश को कमोबेश पंचतंत्र के समान इसको माना जाता था। तो आपके जो पंचतंत्र है उसके समान आपकी जो बुक है हितोपदेश को माना जाता था। अगर हम इसकी बात करेंगे, जो आपकी ऑथरशिप है हितोपदेश की, तो 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो 19वीं सदी में यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये आपके इंडियोलॉजिस्ट ने इस पार्ट का श्रेय किसको दिया था? विष्णु शर्मा को दिया था। ठीक है, और ये एक नरेटर और एक करेक्टर है जो ही हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? तो आपने यहाँ पे दोनों पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज होगा कि नारायण पंडित ने इसको कंपोज किया था, लेकिन इनको श्रेय जो है वो किसको मिला था? विष्णु शर्मा को मिला था। तो आप ये मत समझना कि मैंने जो आपको क्वेश्चन करा इसका वो आपका आंसर गलत है। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में भी समझा दिया। इसको कंपोज नारायण पंडित ने किया था, लेकिन इसका श्रेय किसको मिला था? विष्णु शर्मा को। आपके अगर मैं क्वेश्चन की तरफ वापस जाऊं तो आपके ऑप्शन में आप देखोगे, आपके ऑप्शन में क्या ये लोग देते हैं राइटर्स, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विष्णु शर्मा दे रखा है, तो इसलिए आप में राइट आंसर क्या होगा? विष्णु शर्मा। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आप सबको इन सब की टेलीग्राम चैनल पे PDF भी सेंड करूंगी, लिंक तो उसके लिए ऑलरेडी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोनों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हु थ्रू हिज डिप्लोमेसी मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज अ ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ आपसे पूछा है कि किसने अपनी कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो एक व्यापारिक संस्था थी, उसको राजनीतिक संस्था में बना दिया था। आपके ऑप्शन से लॉर्ड क्लिव ने, लॉर्ड डलहौजी ने, वैरन हास्टिंग ने या फिर लॉर्ड मैकलॉय ने। तो आप लोग जानते हैं सारे के सारे हमारे गवर्नर जनरल रह चुके हैं। ठीक है, तो किसने अपनी कूटनीति से, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्या थी? ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन थी, उसको बदल करके एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना दिया, वो कौन था? आपको ये पूछा गया। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड क्लिव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो लॉर्ड क्लिव ने अपनी कूटनीति से क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इसको एक किस्म राजनीतिक संस्था में बदल दिया था, उसको बना दिया था। तो इनके बारे में अगर हम जानेंगे तो लॉर्ड क्लिव जो है वो प्लासी के बैरन बने थे। क्या बने थे? वो प्लासी के बैरन बने थे। प्लासी की लड़ाई में जीत के बाद हुए मामलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से केंद्रीय शक्ति में बदल दिया था। तो जब ये बैटल ऑफ प्लासी जीत गए थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो जब इसमें ये लोग जीत जाते हैं, तो इन्होंने क्या करा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इन्होंने ट्रेडिंग कंपनी को सेंट्रल पावर में क्या किया था? इसको बदल दिया था। तो इसी प्रकार अगर देखोगे तो प्लासी का जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वर्सेस की शुरुआत हुई थी। तो यहीं से अगर आप बात करोगे तो यहीं से जब ये लोग बैटल प्लासी का जीत चुके थे, तो हमारे भारत में आप देखोगे पॉलिटिकल सुपरमेसी जो है यहीं से शुरू हो चुकी थी। तो अब आप देखोगे यहीं से अब ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेजर जो हैं, इनका रूल जो है वो और भी स्ट्रांग हो गया, भारत में इनका राज चलने लगा था।
क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आज आप इस क्वेश्चन को, अगर आगे भी इन क्वेश्चन को देखोगे तो आप इजीली से कर पाओगे। तो स्टूडेंट, आपको सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर पता चल गया और आगे बढ़ गए। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो आप कभी भी आज कर रहे हैं कल आप भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग अभी से अपनी जितने अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो अपने टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर आप इन क्वेश्चंस को कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, हम एक एज अ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो पढ़ाई करी है, हमने जो टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो हम उसको क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो आपको भी साथ में बने रहना, सपोर्ट करते रहना। साथ ही साथ क्वेश्चन जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जवाब दिया करो, अपना रिस्पॉन्स दिखाओगे अच्छा तो लगेगा कि हाँ आप लोगों को इंटरेस्ट है, क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से भी कोशिश अच्छा बेस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, तो बने रहो उसके लिए और अभी से ही तैयारियां शुरू कर दो, तभी आप चाहे आगे एंट्रेंस एग्जाम के अलावा भी अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन फ्यूचर जब आप उसको भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी अभी से पढ़ लो, अच्छे से टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंड स्पन खादी। तो 1877 के शाही दरबार में कौन हाथ से काता हुआ खादी पहनता था? महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या गणेश वासुदेव जोशी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जहाँ तक है मुझे पता है कि आप लोग मैक्सिमम यहाँ पे स्टूडेंट इसका आंसर गलत देने वाले हैं। तो पूरी कोशिश करो कि आप सभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हो मेरी अभी और जो बाद में भी देखेंगे ऑफलाइन, तो आप सब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन एक बार और बता देती हूँ, 1877 में शाही दरबार में कौन हाथ से काता हुआ खादी पहनता था? तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गणेश वासुदेव जोशी। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये गलत क्यों हो सकता है? क्योंकि सब इसका आंसर मैक्सिमम महात्मा गांधी लिख करके आ सकते, क्योंकि वो सब क्या पता कि खादी जो है किसने बनाया था, किसने शुरुआत की थी, कौन, तो सबका दिमाग डायरेक्ट गांधी जी पे जाता है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसको समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर इनके बारे में मैं आपको बता भी देती हूँ, आप यहाँ पे समझ लो। 1877 का शाही दरबार में जो 3 दिल्ली दरबारों में सबसे पहला था, लॉर्ड लिटन के वॉइसरॉय के दौरान ये आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो इंपीरियल दरबार के समय पर कौन वॉइसरॉय था? लॉर्ड लिटन। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन देखोगे, क्वीन विक्टोरिया जो है इस दरबार में उसको क्या टाइटल दिया गया, उपाधि दी गई? केसरे हिंद। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, केसरे हिंद की उपाधि किससे किसको नवाजा गया, किसको ये टाइटल दिया गया? तो आपका राइट आंसर क्वीन विक्टोरिया होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये गणेश वासुदेव जोशी थे जो हाथ से काता हुआ खादी पहनने पर इस दरबार में शामिल हुए। तो ये जो इस दरबार में आए थे, ठीक है, ये जो इंपीरियल दरबार आप देख रहे हो 1877 में, जो यहाँ पर वॉइस रॉय थे लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, और इसमें इस जो दरबार में जो क्वीन विक्टोरिया को क्या उपाधि मिली थी? केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और यहाँ पर गणेश वासुदेव जोशी आए थे इस दरबार में, क्या, खादी का ये कपड़ा पहन के यहाँ पर इसमें इस दरबार में शामिल हुए थे। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। साथ में आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात कर रहा है वॉइस रॉय की। तो मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वॉइस रॉय जो है हमारा जो रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था 1857 का। ठीक है, इससे पहले कि अगर आप जितने भी लीडर देखोगे वो सबके सब क्या होते थे स्टूडेंट? गवर्नर जनरल्स होते थे। ठीक है, विद्रोह जो हुआ था 1857 का, इससे पहले जितने भी आप लॉर्ड, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग देखोगे, लॉर्ड कैनिंग देखोगे, ये सबके सब क्या थे? ये आपके गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसके बाद 1858 में, कब? 1858 में गवर्नर जनरल को बदल करके क्या नाम रख दिया गया? वॉइस रॉय में चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जब आप एनसीईआरटी जैसे कि मैंने आपको बताया उसको पढ़ोगे तो आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं जल्दी सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 का
यहाँ पर आपकी एक वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो सबसे बड़ा विद्रोह मॉडर्न हिस्ट्री आपके आधुनिक भारत में देखा गया, और यहाँ से आपको क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को 100% जरूर मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको, आई होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो उसके लिए आपको भी साथ देना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेरी हो कोई भी टॉपिक से, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर भी आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना। ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी द्वारा अफ्रीका प्रवास के दौरान इनमें से कौन सा एक प्रकाशित किया गया था? आपके ऑप्शन है यंग इंडिया, इंडिया ओपिनियन, नवजीवन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जब वो वहाँ रहने आए थे, स्टे किया था, तो इस दौरान उन्होंने कौन सी बुक पब्लिश की थी, कौन सी बुक लिखी थी? अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों ही बुक किसने, गांधी जी ने ही लिखी है। याद रखना, ये आप साइड में लिख लो, क्योंकि बुक एंड ऑथर भी आपको पता है। तो गांधी जी की मैंने आपको बताया यंग इंडिया, इंडिया ओपिनियन और नवजीवन, ये तीनों की बुक ही गांधी जी ने लिखी है। लेकिन आपको ये बताना है, जब वो साउथ अफ्रीका में रहते तो उस दौरान उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो उस दौरान उन्होंने लिखी थी इंडिया ओपिनियन। तो राइट आंसर आप सबका इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भी बुक्स एंड ऑथर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप तैयारी करो, उसी तरीके से क्वेश्चंस को करो। मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए लेकर के आई हूं ताकि आप किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है आप उसको इजीली से कर पाए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच साउथ अफ्रीकन यूनिट हैड मोस्ट ऑफ द इंडिया इमाइग्रेंट टेकन अप अबॉर्ड। तो भारत के अधिकांश प्रवासियों ने किस दक्षिण अफ्रीका इकाई में निवास किया था? ऑप्शन है जोहान्सबर्ग ने, नेटल ने, मैरिजबर्ग ने, या फिर डरबन ने। जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्टूडेंट, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, तो जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करो, क्योंकि मैं आपको शेयर करने के लिए बहुत ही कम बोलती हूँ, लेकिन आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करो। अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों में। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हो इसको शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को जोड़ो, ताकि वो इन सब के यहाँ पर हमारे जो है और भी आपके जो वीडियोस देख सकें सब लोग, जितनी भी कोई भी अगर तैयारियाँ कर रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अपने आप ज़रूर किया करो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भारत के अधिकांश प्रवासियों ने नेटल, कौन सी इकाई थी? नेटल दक्षिण अफ्रीका इकाई में निवास किया था। तो राइट आंसर इस ऑप्शन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आपको मैं बता दूं कि नेटल एक साउथ अफ्रीकन यूनिट है इन विच मोस्ट ऑफ द इंडियन इमिग्रेंट हैड टेकन अप अबॉर्ड। तो इसका क्या मतलब है कि नेटल ही या इसकी या इकाई है जो कि क्या था, जो भारत के प्रवासी में निवास किया था उनके लिए। ठीक है, जिसमें अधिकांश भारतीय प्रवासियों ने निवास किया था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो इंडियन इमाइग्रेंट हैं उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे निवास किया था। तो ये नेटल एक दक्षिण अफ्रीका की यूनिट है, ये बात आपको याद रखनी, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लीडर ऑफ मोपाला रिबेलियन। तो मोपाला का विद्रोह का जो नेता कौन था? आपके ऑप्शन है टीटू मीर अली, मुस्लियर, या फिर सैयद अली। आप लोग जान सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ मैं आप सबके लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके जरूर दो, ताकि गलत भी हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, आज गलत हो रहा है आगे नहीं होगा आपके इन फ्यूचर में। ठीक है, तो मोपाला विद्रोह की मैं अगर बात करूँ तो इसका नेता कौन है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुस्लियर। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी है, मुस्लियर है जो मोपाला विद्रोह के क्या थे? नेता थे। अगर इनसे रिलेटेड हम कुछ बातें जानेंगे तो विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुस्लियर, और याद रखना ये दो नाम आपको याद रखने, पेपर में कुछ भी आ जाएगा, अली मुस्लियर और वरियानु गुनांत और कुंजा अहमद हाजी थे। ये दो आपको नाम याद रखने हैं जो इस रिबेल के लीडर थे। ठीक है, दोनों में से कोई भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर ये दोनों ही नेम आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कब की बात कर रहा है? अगस्त 1921 के वर्ष के अंत तक मालाबार के बड़े हिस्से पर विद्रोही का कब्जा था।
वर्ष के अंत तक जब पूरे साल बीत गए 1921 तक, तो अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को कुचल दिया गया, जिन्होंने दंगा के लिए एक विशेषकर बटालियन मालाबार स्पेशल फोर्स का गठन किया था। याद रखना, मालाबार स्पेशल फोर्स का जो रायोट के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, गठन करा था, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों का जो कंट्रोल था मालाबार के हिस्से पर, उसके वजह से इन्होंने इस विद्रोह को क्या किया था, अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसी दंगे की वजह से जो बटालियन है आपका, उसमें मालाबार स्पेशल फोर्स का क्या किया था, यहाँ पर गठन किया गया था। तो आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अली मुसलैर और वरियांकुंत कुंजा अहमद हाजी, इनका ये दोनों लीडर के आपको नाम याद रखने हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैच के थ्रू भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। आपको यहाँ विदेशी यात्री यानी कि फॉरेन ट्रैवलर दे रखा है और उनके आने का टाइम दे रखा है, उनके आने का टाइम पीरियड बता रखा है। वहां गुप्ता पीरियड के समय पर आया था, या फिर ह्वेनसेंग जो है लेटर गुप्ता पीरियड के समय पर आया था, एल्ब्रूनी अर्ली मिडिल एज में आया था, या इब्न बतूता मुगल पीरियड में आया था। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ इसमें से कौन सा मैच जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे जब आप यूजीसी नेट देखो तो भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग उसमें से चूज कर पाओगे कि कौन सा ऑप्शन गलत होता है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं फाहियान बात करूं तो फाहियान जो है वो गुप्ता काल में ही आया था, बिल्कुल करेक्ट है। ह्वेनसांग जो है वो उसके बाद आए थे लेटर गुप्ता पीरियड में। एल्ब्रूनी की बात करूं तो वो अर्ली मिडल एजिस में ही आए थे, प्रारंभिक मध्यकाल में ही आए थे। बात करूं इब्न बतूता जो है वो मुगल के पीरियड में नहीं आए थे, गलत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, इब्न बतूता मुगल के पीरियड में नहीं आए थे। स्टूडेंट, इब्न बतूता आप देख सकते हो ये एक मोरक्कानो का ट्रैवलर था, जो कि कब आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 साल तक उसने दिल्ली के गाजी में यहाँ पे काम करा था, 8 साल तक। तो ये जो है आपके में उसमें क्या दिया था, मुगल के समय पर आया था, बिल्कुल गलत। अगर मुगल की जगह दिल्ली सल्तनत लिखा होता तब आपका ये राइट आंसर होता। ठीक है, तो आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि इब्न बतूता जो है ये ट्रैवलर किसके समय पर आया था, दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ये आया था, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी तीसरी हमारी दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी देखने को मिलती है हमें। तो इनके समय पर ये आया था और इसमें 8 साल तक ने दिल्ली के काजी रूप में काम भी किया था। क्लियर हो गया? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग मुझे साथ में आप स्टूडेंट कमेंट करके बताओगे कि एल्ब्रूनी जो है इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी। अब आप मुझे, क्योंकि ये ट्रैवलर है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो मैंने आपके सोर्सेज बताए थे, इन्हीं ट्रैवलर्स के थ्रू भी हमें अपने इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई थी, इनकी जो बुक्स हमें देखने को मिलती है, उससे भी हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन सी बुक इन लोगों ने लिखी हुई है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द किंग एट द टाइम ऑफ महमूद गजनवी इन्वेजन ऑफ सोमनाथ। तो आप ये सभी जानते हैं कि महमूद गजनवी जो है ये सबसे अफगान के थे। कहाँ के थे? पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए, ये कहाँ के थे, अफगानिस्तान के थे, अफगान के थे। और इन्होंने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, बहुत बार, कितना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 17 टाइम, 17 बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें से एक उन्होंने जो सोमनाथ टेम्पल है उसको भी डिस्ट्रॉय किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब इन्होंने सोमनाथ का जो मंदिर है उसको डिस्ट्रॉय किया था, तो उस समय वहां का राजा कौन था? आपके ऑप्शन हैं भीमदेव, मलराज, भीमराज फर्स्ट या भीमराज द्वितीय। जल्दी बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि महमूद गजनवी आप लोग देखोगे भारत आए थे। ठीक है, तो भारत क्यों आए थे? राजा बनने के लिए, शासन करने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महमूद गजनवी को यहाँ पे राजा बनना ही नहीं था, ना इनको शासन करना था। वो अगर आए थे भारत में तो वो सिर्फ लूट के लिए आए थे, प्लंडर के पर्पज से आए थे। सिर्फ वो भारत को लूटना चाहते थे, क्योंकि भारत क्या थी, बहुत ही ज्यादा वेल्दी थी।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा धनी था, मतलब माना जाता कि अच्छा खासा हमारे देश में पैसे थे, मतलब पैसे लाइक सोना था। ठीक है, तो इन्होंने सब कुछ को डिस्ट्रॉय, सब कुछ कब्जा करना चाहते थे, सब कुछ यहाँ पे वो शासन करने के पर्पज से नहीं आए थे। तो उस समय अगर मैं बात करूँ जब इन्होंने सोमनाथ टेम्पल पे हमला किया था, आपको कमेंट करके मुझे आपको ईयर बताना है कि कौन से साल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया था। तो उस समय अगर मैं बात करूँ जो राजा था वो कौन था, भीमदेव। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप सबका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच किंग बिलोंग टू द ममलूक डायनेस्टी। तो ममलूक वंश के राजा कौन थे? आपके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी या फिर बलबन। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत में जो है आपको 5 आप लोग डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो ये आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि हम दिल्ली सल्तनत में एक, मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर तरीके से इसको मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले स्टूडेंट हम पहले समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर मैं आपको बताऊं जो दिल्ली सल्तनत है, यहाँ पर हमें कितनी 5 डायनेस्टीज देखने को मिलेगी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम लोग जो पढ़ते हैं वो है 5 डायनेस्टी। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो आती है आपकी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी या फिर जिसे हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, ममलूक डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना आप सब। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, कौन सी? खिलजी डायनेस्टी। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो वो है आपकी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के बाद अगर हम बात करेंगे तो आया था आपका सैयद डायनेस्टी आई थी। और जो लास्ट है आपका 5th वन वो है आपकी लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत में आप ये 5 सल्तनत, दिल्ली का वहाँ पे डायनेस्टी देखोगे तो ये 5 डायनेस्टी आप लोग देखोगे, 5 वन देखोगे। एक तो स्लेव डायनेस्टी जिसको हम मुमलक के नाम से भी जानते हैं, खिलजी, तुगलक, सैयद, और जो लास्ट है आप लोगों का लोधी डायनेस्टी। इसके बाद हमारे मुगल्स आ जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। तो अगर हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, जो आप लोग बहुत से बच्चे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आपको यही बताना है कि ममलूक डायनेस्टी से कौन बिलोंग करता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये स्लेव डायनेस्टी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी भी थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से आप लोग समझ रहे हैं कि ये खिलजी डायनेस्टी से थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी स्टूडेंट ये दिल्ली सल्तनत में नहीं थे। ठीक है, ये तो इन्होंने आक्रमण किया था, हमला किया था, लेकिन ये किसी भी डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी तो सिंध से आए थे। ठीक है, और महमूद गजनवी मैंने अभी आपको बताया था अफगान के थे ये। ठीक है, अब तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बलबन। ठीक है, तो ममलूक डायनेस्टी के राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बलबन होगा। जो उसके राजा कौन थे, बलबन थे। क्लियर हो गया आप सबको यहाँ तक। तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं तो ममलूक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी का जो पहला राजा देखा जाता है वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो सबसे पहला, और ये कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है महमूद गजनवी का स्लेव था। ठीक है, इसी ने क्या करा, जब ये जीत ली थी दिल्ली को, महमूद गजनवी ने जीत लिया था जब दिल्ली को, तो उन्होंने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। तो तभी से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे स्टैब्लिश कर दी थी। क्लियर हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूं, इसके बाद आए थे आपके हमारे इल्तुतमिश। ठीक है, ये इनके राजा हैं हमारे ममलूक डायनेस्टी के, इल्तुतमिश। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1206 से लेकर के 1210 तक, ठीक है, 1210 तक हमें 4 साल इन्होंने शासन किया था। इल्तुतमिश के बाद अगर मैं बात करूं फिर आई थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान थी। एंड द 4th अगर हम बात करेंगे तो वो थे बलबन, गियासुद्दीन बलबन थे। तो ये 4 रूलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको यहीं पे बता दिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ममलूक डायनेस्टी से कौन थे, बलबन थे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
जो ममलूक डायनेस्टी जो प्रोड्यूस किए थे कितने थे, 9 सुल्तान थे। कितने, 9 सुल्तानों का यहाँ पे निर्माण किया गया। लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस जो हम स्लेव डायनेस्टी में अगर आप देखोगे तो वो गियासुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिन्होंने 1206 से 1210 तक राज किया था, मैंने आपको भी बताया। उसके बाद है इल्तुतमिश, जिन्होंने 1211 से लेकर के 1236 तक इन्होंने रूल किया। देन फिर बीच में रज़िया सुल्तान आती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके गियासुद्दीन बलबन। तो इन्होंने ये सारे के सारे क्या आपके स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी के रूलर्स हैं जिन्होंने शासन किया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय का अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा समय का अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये तीनों, इल्तुतमिश भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बलबन भी, ठीक है। बलबन को मैंने आपको पहले भी बताया, आयरन, इन्होंने पॉलिसी अपनाई थी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, ठीक है। आपको इससे पहले भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ब्लड और आयरन की, क्योंकि ये बहुत ही कट्टर इंसान थे, उन्होंने ये पॉलिसी अभी अपनाई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो आपको याद रखना है। तो दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन आते हैं, आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में चेकआउट भी किया होगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो तो आपको उसको डीपली कॉन्सेप्ट में सब कुछ पता होना चाहिए, तब आप उसको कर पाएंगे। क्लियर हो गया। नाउ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश इन इंडिया। तो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है किस स्थान पर स्थापित की गई थी। आपके उसमें सूरत में, मद्रास, बंगाल या फिर बॉम्बे। तो आपको यहाँ इन अगर हम बात करेंगे इन सबों में ही, जितना आप ये देख रहे हैं इन सबों में ही बंगाल की प्रेसिडेंसी यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी। लेकिन आपसे पहला पूछा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सूरत में। सूरत में ब्रिटिश की ये प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी सबसे पहले। तो राइट आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सूरत की प्रेसिडेंसी स्टैब्लिश की थी हमारे ब्रिटिशर्स में, कब हुई थी, 1612 में, ठीक है। 1612 ईस्वी में की गई थी और ये कब तक रही थी, 1687 तक ये रही थी। देयर आफ्टर द प्रेसिडेंसी वॉज शिफ्टेड टू बॉम्बे। उसके बाद ये प्रेसिडेंसी किसमें शिफ्ट कर दी गई, बॉम्बे को शिफ्ट कर दी गई थी, क्या, ठीक है, याद रखना। तो बॉम्बे में इसके बाद ये शिफ्ट की गई थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी स्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो वर्ष में कितनी बार भारतीय संविधान की स्थापना देश में की गई थी। यहाँ पे हिंदी में कुछ गड़बड़ है स्टूडेंट, आप इसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी जो इस्टेब्लिश की गई थी वो कौन से देश में की गई थी, की स्थापना किस देश में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पर कितनी बार नहीं, यहाँ पर आएगा कि स्थापना किस देश में की गई थी, ये आप करेक्ट कर लेना। क्लियर हो गया। फ्रांस में, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर अमेरिका में। तो अगर हम बात करेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की, तो ये कहाँ पर हुई थी आपकी, जर्मनी में। तो राइट आंसर इस ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। तो अगर मैं इसके बारे में हम देखेंगे, द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी को क्या बोला गया, बर्लिन कमेटी भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी को बर्लिन कमेटी भी कहा जाता है, जो कि जर्मनी में इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1914 में, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे, जो इंडियंस के स्टूडेंट्स थे और जो रेवोल्यूशनरी थे, जो भारतीय के छात्र थे और जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था। तो अगर इस कमेटी के की मेंबर की मैं बात करूँ तो कौन कौन थे, डॉक्टर धीरेन्द्र सरकार, चांजी करसेप, NS मराठे, डॉक्टर JN दासगुप्ता और C पद्मनंदन पिलाई थे। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखने। इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी को बर्लिन कमेटी भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द डिप्रेस्ड कास्ट मिशन ऑफ इंडिया। इनमें से डिप्रेस्ड कास्ट मिशन जो है भारत का, उसकी स्थापना किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, विठल रामजी सिंधे ने, अन्ना भाऊ साधे ने या फिर शांताबाई कामले ने। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो डिप्रेस्ड कास्ट मिशन जो है भारत का, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना की थी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी है विठल रामजी सिंधे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है, गलती से हो गया, तो उसको करेक्ट कर लेना प्लीज। तो यहाँ पर आपके डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना की थी विठल रामजी सिंधे ने। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बी। तो इनसे रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो विठल रामाजी सिंधे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया जो है 1906 में इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य क्या था इस मिशन का,
वॉज टू एजुकेट द पीपल ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस, जो जितने भी यहाँ पर शोषित वर्ग के लोगों थे उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना। तो ये उद्देश्य था इस मिशन का। क्लियर हो गया। तो उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए, पर्पस भी आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ईयर याद रखना है और उसका उद्देश्य भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच यूरोपियन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, पीटर मुंडे या फिर एंटोनी मेंटेट। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजी है और आपने पढ़ा भी होगा। अगर आप लोग बहुत डिटेल में मुगल्स के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो शाहजहां के टाइम पे अगर हम बात करेंगे तो कौन आया था? पीटर मुंडे आए थे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि शाहजहां के काल में पीटर मुंडे यूरोपीय यात्री भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। इनमें से किसे भारतीय का पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी कमेंट करके बताओ किसको भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। तो वो कौन था? राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। आइए चले जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। बहुत ही अच्छे से समझना। हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हम किसी में भी पढ़ लेंगे, हम हिंदी में देख लेते हैं ताकि आप सबको क्लियर हो। बाकी आप सब बहुत ध्यान से समझना। तो राजा राम मोहन रॉय जो है, जिन्होंने राम मोहन रॉय या राजा राम मोहन रॉय के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप सभी जानते होंगे। मगर मैं आपको बताऊं, राजा राम मोहन रॉय जो है, जो राम मोहन रॉय थे, इनको जो राजा का जो टाइटल है वो किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, ये टाइटल इनको जो राजा का है अकबर द्वितीय ने दिया था। क्लियर हो गया। तो राजा राम मोहन रॉय के टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो 22 मई 1772 से लेकर के 27 सितंबर 1833 तक है। उन्होंने क्या किया था? 1828 में ब्रह्मो समाज आंदोलन के स्थापक थे। क्वेश्चन भी यहाँ से बनते जाते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये सब भी पूछा जाता है। तो ब्रह्मो समाज जो है आपका मूवमेंट, ब्रह्मो समाज का आंदोलन जो थे, उनके संस्थापक भी कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, जिसने एक प्रभावशाली बंगाली सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज का जन्म दिया था। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रह्म समाज, आपको ब्रह्म समाज देखने को मिलेगा। उनका प्रभाव जो है राजनीतिक, लोक प्रशासन, शिक्षा के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी स्पष्ट था। तो अगर हम राजा राम मोहन की बात करेंगे, उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ जो लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, हम उनके पॉलिटिक में, इन सब में इनका रोल रहा था। उन्हें सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। याद रखना, सती प्रथा जो है, जो खत्म की थी, वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। साथ ही साथ हिंदू अंतिम संस्कार प्रथा, जिसमें विधवा को बंगाल के कुछ हिस्सों में अपने पति की चिता पर खुद को बलिदान करने के लिए मजबूर किया जाता था, आप ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्होंने बंद करवा दिया गया था। ये वो थे जिसने पहली बार 1816 में हिंदू धर्म शब्द को अंग्रेजी भाषा में पेश किया था। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। समाज में उनके विविध योगदान के लिए राजा राम मोहन रॉय की बंगाली पुनर्जागरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता है। क्यों? उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, ब्रह्म समाज लेकर के आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्हें खत्म की गई, इसीलिए रेनेसांस, मतलब पुनर्जागरण मतलब दोबारा एक नई शुरुआत होना। तो आपने देखा, तो ये दोबारा एक नई शुरुआत हुई। तो ब्रिटिश सरकार ने भाग लेकर हिंदू धर्म और भारतीय अधिकारों की रक्षा के प्रयासों ने उन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता की उपाधि दी थी। कि ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन रॉय की याद में एक सड़क का नाम राजा राम मोहन वे रखा है। ठीक है, आज आप देखोगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा राम मोहन रॉय के नाम से उनकी यादों में क्या नाम रखा? राजा राम मोहन वे। ये रोड का नेम है। आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, आप लोग देखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देख लो। बहुत ही देखो अब उन्होंने कितना अच्छा काम किया, इसलिए इन्हें ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस का नाम दिया गया था, क्योंकि इन्होंने हिंदुज्म को प्रोटेक्ट किया, भारतों के अधिकार में लिया, सती प्रथा खत्म करी थी। तो ये कुछ अच्छे काम किए गए थे, जिसके वजह से लोग इन्हें आज भी जानते हैं। और इसी वजह से ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इनकी मेमोरी के लिए एक रोड भी, एक स्ट्रीट भी बनाई थी राजा राम मोहन वे के नाम से। क्लियर हो गया? बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट जरूर लिख लेना जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द दिलवाड़ा जैन टेम्पल ऑफ अबू मेड ऑफ। तो आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो किससे बना हुआ था? सैंडस्टोन से, बलुआ पत्थर से, चूजन स्टोन एंड चूना के पत्थर से, ग्रेनाइट से, या फिर मार्बल संगमरमर से। तो अगर मैं बात करूं जो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो किससे आपके मार्बल से बना है, संगमरमर से बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको आप सबका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दिलवाड़ा टेम्पल जो है ये बहुत ही ज़्यादा पूरे हमारे भारत में जैन मंदिर से फेमस है, जो कि कहाँ पर दिलवाड़ा विलेज में है। अगर हम बात करें अराउंड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम द मोस्ट एलिगेंट सिटी ऑफ माउंट आबू। तो माउंट आबू से कम ये कितनी दूरी पर है? बहुत ही खूबसूरत शहर ये माना जाता है, 2.5 किलोमीटर ये दूर है। तो ये टेम्पल देखोगे जो कार्विंग जिसमें जो नक्शाबंदी से बने हुए देखोगे वो किससे बने हुए थे? मार्बल से यानी संगमरमर से बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following sites of Indus Valley Civilization a clay model of plow has been found? तो सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन सा स्थल हल का एक मिट्टी का मॉडल पाया गया था? राखीगिरी, बनावली, कालीबंगा या फिर मिथेरी। जल्दी से जल्दी कमेंट करके अपने आंसर भी बताते रहो। चेकआउट करना एंड में कि आपने कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करे या कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए आपके, ताकि आप अभी से जो अपनी तैयारियां कर रहे हो उसमें आप लोग देख सको कि आपकी गलतियां कहाँ और किस टॉपिक पे हो रही है। ठीक है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ अभी से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं जो हमें क्ले मॉडल जो मिला है उसका प्लो, तो वो कहाँ पर मिला है? वो मिला है हमें बनावली में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। तो यहाँ अगर मैं आपको बताऊं बनावली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो बिलोंग करती है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कि कहाँ पर है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। ठीक है, बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जिले में। यहाँ पर हमें क्ले मॉडल ऑफ फ्लो यहाँ पे मॉडल्स का मिला था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वोर द टाइटल ऑफ अवनीसिमा। तो अवनीसिमा की जो उपाधि धारण की थी वो कौन सा राजा था? सिंहवर्मन, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम या फिर शिव स्कंद वर्मन। तो अगर हम बात करेंगे अवनीसिमा, तो अवनीसिमा की जो उपाधि थी वो धारण किसने की थी? वो की थी आपके सिंह विष्णु ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगर मैं आपको इन बातें बताऊं तो सिंह वर्मन जो है वो सक्सेसर थे, किसके? उत्तराधिकारी थे सिंह विष्णु जो है वो सिंह वर्मन के क्या थे? सक्सेसर थे, जिन्होंने शासन किया था 575 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक शासन किया था। सिम्हा विष्णु जो है इन्होंने क्या किया था? ये अवनीसिमा का उपाधि जो है धारण की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्न रत्नकार जो है वो किसने लिखी है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं श्रीधर ने, माधवकर ने, नागार्जुन ने या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से जल्दी, बहुत बुक से ऑथर्स से क्वेश्चन है कि रत्न रत्नकार जो है वो किसने लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ये सी है, नागार्जुन ने। तो नागार्जुन ने ये रस रत्नकार की ये बुक लिखी थी। तो अगर हम इनसे रिलेटेड बात देखोगे 8वीं शताब्दी की बात कर रहा है। रत्न रत्नाकार की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। ये एक इंडियन मेटलिस्ट और क्या थे? ये एक धातुविद और कीमियागर थे। इन्होंने बुक में क्या डिस्क्राइब करा था? जितने भी मेटल्स आपके गोल्ड, सिल्वर, टिन और कॉपर, इनका वर्णन किया था। इन सारी धातुओं का इन्होंने इस बुक में क्या किया था? यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। कौन सी बुक में? नागार्जुन ने रस रत्नाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी इसी बुक से हमें जितने भी मेटल्स हैं इनके बारे में पता चला था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर भी करते रहना, ठीक है? क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसको जितने पॉइंट्स बताएं सब कुछ नोट भी करते रहो, ठीक है? बहुत काम आने वाला है। विच इज द न्यूलिथिक साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उत्तर पूर्वी भारत का नवप्रसार स्थल आपको बताना है कौन सा है? चिरांद, सेन्यूरी, सतगुरु या फिर तारेन। देखो स्टूडेंट, ये सारे आपके क्या हैं? न्यूनति की साइट है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिस्से वाला पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सतरु। ठीक है, सरुतरु है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो अगर मैं बात करूं, सरुतरु एक न्यूनोतिक साइट है जो कि कहाँ पर है? कामरूप डिस्ट्रिक्ट, असम के साइड है। बाकी के आपके तादरिक, चिरांद, सनू जो हमने पढ़े, ये सब की सब बिहार की तरफ की साइट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द महासंगिका स्कूल अरॉज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? बोधगया, रायगिरी,
या फिर श्रावस्ती या फिर वैशाली। तो इनमें से कुछ स्थान पर महासंघिका का जो विद्यालय उसका उदय हुआ था, तो वो होता आपके वैशाली में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुष्पकलावती वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट किंगडम। तो पुष्पकलावती जो है ये किसकी, कौन सी प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी? कौशल, गंधारा, काशी या फिर मगध। राजधानी याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो गंधारा की, ठीक है, गंधार की ये राजधानी थी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पुष्पकलावती कैपिटल थी एंशिएंट, तो गंधार की थी। तो ये क्या हुआ था, इसके जो यहाँ पे ये बर्बाद हुआ था, जो अगर आप जगह देखोगे सारे के सारे पाकिस्तान की, ये आपकी चरसरदर, ठीक है, चरसरदा जो कि कहाँ पर है, पेशवर वैली पे थी, इन द खैबर पख्तूनख्वा के, जो कि आज के टाइम पे NWF आप जानते हैं। तो ये जो है एक क्या थे, संस्कृत ग्रामीण पांडनी का ये घर था, ठीक है। पुष्पकलावती जो संस्कृत व्याकरण आपकी पांडनी है, इनका क्या था, यहाँ पे घर था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिडोरस वॉज द ग्रीक एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक किंग। तो हेलियोडोरस जो थे, इनमें से किस इंडो यूनानी राजा का यूनानी राजदूत था? सेल्यूलस निकेटर, एंटिलोसिस निकेफोलस, कॉन्स्टाइन या फिर सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर कहा जाता है। ठीक है, भारत में आप लोग जानते होंगे इनको किस नाम से जाना जाता था, सिकंदर के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये आपका बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है। हु रॉट द फेमस बुक बृहत कथा। तो बृहत कथा जो है ये बुक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं, गुड़ाड़े ने, सर्ववर्मन ने, पांडिनी ने या फिर राधा गुप्ता ने। तो स्टूडेंट ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये बुक जो है ये किसने लिखी थी। ठीक है, तो ये बुक जो है किसने लिखी थी, कमेंट करके आप सब मुझे आंसर में बताएंगे। तो देखूंगी मैं आपके कितने बच्चों का रिस्पांस आता है। आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसा आप सबको याद है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए हर एक वीडियो के एंड में जरूर देती हूँ। तो आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आगे भी हमारे इस चैनल पे जुड़ने के लिए अभी से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट आपकी जो चैनल पे वीडियो देखोगे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। रात के 10 बजे आपको मेरे चैनल पे ये वीडियो देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों आप लोग ज्वाइन कर लो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसे रही, कितना स्कोर किया आपने 25 क्वेश्चन में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।